नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 11 हिंदी विषय में। आज का हमारा पाठ है शब्दकोश, जिसको अंग्रेजी में डिक्शनरी कहा जाता है। तो हिंदी में शब्दकोश, इसका क्या उपयोग होता है, इसका हमें कैसे उपयोग करना चाहिए और किस तरह से इसका अध्ययन करना है शब्दकोश। ये पाठ है हमारी पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम, कक्षा 11 के अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से। हमारा आज का अध्याय है शब्दकोश। तो विस्तृत अध्ययन करेंगे और आप उसमें ध्यानपूर्वक पढ़िए शब्दकोश। प्यारे बच्चों, हिंदी विशिष्ट कक्षा 11वीं के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से आज का हमारा अध्याय है शब्दकोश। मैं कमलेश आपसे मुखातिब हूँ इस चैप्टर को लेकर। अदृश्य की आड़ के पीछे छिपी है कुछ ऐसी सुरंगें जो अपने गुप्त रास्तों से शब्दों को जन्म के साथ कथा तक ले जाती हैं। इसको हम पुनः पढ़ेंगे। अदृश्य की आड़ से पीछे छिपी हैं कुछ ऐसी सुरंगें जो अपने गुप्त रास्तों से शब्दों की जन्म कथा तक ले जाती हैं। राजेश जोशी हिंदी कवि हैं, उनका यह कथन है और उनका चित्र आप इसमें यहाँ पर देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं शब्दकोश। एक परिचय। इस पाठ में हम पढ़ेंगे शब्दकोश, विश्वकोश और साहित्यकोश के बारे में। शब्दकोश के लिए कुछ ध्यानाकर्षण बिंदु हैं जो आपके सम्मुख हैं। शब्दकोश शब्दों का खजाना होता है। इसमें एक भाषी समुदाय में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को संचित किया जाता है। शब्दकोश में शब्दों को व्युत्पत्ति, स्रोत, लिंग, शब्दरूप एवं विभिन्न संदर्भ परक अर्थों के बारे में जानकारी दी जाती है। बताया जाता है कि हम शब्दकोश में शब्दों को कैसे ढूंढते हैं। हिंदी शब्दकोश वर्णमाला का अनुसरण किया जाता है, परंतु अ से प्रारंभ होने वाले शब्द सबसे पहले दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है अम, अ के ऊपर बिंदी है। अम से प्रारंभ होने वाले शब्द सबसे पहले दिए जाते हैं। यद्यपि हिंदी वर्णमाला में कुछ संयुक्त व्यंजन सबसे अंत में आते हैं, परंतु शब्दकोश में उन्हें इस क्रम में रखा जाता है कि जिन व्यंजनों से मिलकर वे बने हैं। जैसे क, श, इससे बना है क्ष, ज, ज्ञ, इनसे बना है ज्ञ, त, र, इनसे बना है त्र और श, र, इससे बना है श्र। इनके नाम के आधार पर ही हम ढूंढ सकते हैं। जैसे हमें श शब्द ढूंढना है, श शब्द वाले शब्द ढूंढने हैं, श अक्षर वाले शब्द ढूंढने हैं, तो हमें क में ढूंढना होगा। ऐसे ही हमें ज्ञ शब्द ढूंढना है तो वो हम ज में ढूंढेंगे। तो जिनसे मिलकर बने हैं उनके आधार पर ही इनको देखा जाता है। स्वर रहित व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्द उस व्यंजन में इस्तेमाल होने वाले सभी स्वरों के बाद में रखे जाते हैं। जैसे क्या शब्द कौस्तुभ के बाद ही आएगा। ध्यानाकर्षण के अगले बिंदु है भाषा का कोई भी रूप जब तक बोल चाल के रूप में प्रचलित रहता है तब तक लोग अभ्यास और प्रयोगों के आधार पर ही शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। परंतु जब कोई भाषा पुरानी हो जाती है और उसके बोलने वालों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी भाषा की जानकारी आवश्यक प्रतीत होने लगती है, तब उसके शब्दों के अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का निर्माण बहुत आवश्यक होता है। शब्दकोश के द्वारा ही हमारी भाषा को समृद्ध माना जाता है। शब्दकोश का अर्थ एवं परिभाषा। शब्दकोश शब्दों का एक ऐसा संग्रह है जिसमें शब्दों की वर्तनी, उनकी व्युत्पत्ति, व्याकरण, निर्देश, अर्थ, परिभाषा, प्रयोग और पदार्थ आदि का उल्लेख किया जाता है। इसके लिए अंग्रेजी में डिक्शनरी का शब्द प्रयोग में लाया जाता है। जैसे आपने अंग्रेजी में डिक्शनरी देखी है, ऐसे ही हम इसमें हिंदी में शब्दकोश बोलते हैं। शब्दकोश का अर्थ और परिभाषा को हम आगे बढ़ाते हैं। शब्दकोश को परिभाषित करते हुए हिंदी के साहित्यकार भोलानाथ तिवारी कहते हैं, कोश ऐसे संदर्भ ग्रंथ को कहते हैं
जिसमें भाषा विशेष के शब्दादि का संग्रह हो या संग्रह के साथ उनके उसी या विशिष्ट अथवा विभिन्न विषयों की प्रविष्टियों की व्याख्या, नामों, स्थान, व्यक्ति आदि का परिचय या कथनों आदि का संकलन क्रमबद्ध रूप में होता है। इस प्रकार शब्दकोश वह ग्रंथ है जिसमें शब्दों के व्याकरणिक निर्देश देने के साथ साथ उनके अर्थों को भी स्पष्ट किया जाता है, उनके अर्थों को भी बताया जाता है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि कुंवर नारायण के अनुसार अर्थ है वह खाली जगह भी जो शब्दों के बीच होती है, उसमें उज्ज्वलता भरते ही शब्द जगमगाने लगते हैं। कुंवर नारायण जी का चित्र आप यहाँ पर देख रहे हैं, उनके ये विचार आपके सम्मुख रखे गए हैं। यह विचार है कुंवर नारायण हिंदी कवि के, उन्होंने शब्दों को अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इसी प्रकार पुस्तकालय एक कब्रगाह है जो मृत लोगों से भरी पड़ी है। ये मृत लोग जिंदा हो सकते हैं अगर तुम पुस्तकों के पन्नों को खोलो। पुस्तकों के बारे में यह विचार अमेरिका के एक प्रसिद्ध लेखक रॉल्फ वाल्डो इमर्सन ने प्रस्तुत किए हैं। शब्दकोश के प्रकार। शब्दकोश को उनकी भिन्नताओं के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है और उसके आधार पर ही हम शब्दकोश के प्रकार का अध्ययन करते हैं। शब्दकोश का सबसे पहला प्रकार होता है एक भाषी कोश। एक भाषी कोश शब्दकोशों से अभिप्राय ऐसे संग्रहों से है जिसमें लक्ष्य भाषा व स्रोत भाषा दोनों एक ही होती है, अर्थात स्रोत भाषा के शब्दों के सम्यक वर्ण, विन्यास, अर्थ, प्रयोग, पर्याय आदि स्रोत भाषा में प्रस्तुत किए जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी हिंदी शब्दकोश, अंग्रेजी अंग्रेजी शब्दकोश को एक भाषी शब्दकोश कहा जाता है। शब्दकोश का अन्य प्रकार है द्विभाषी शब्दकोश, जिनमें दो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, उन्हें द्विभाषी शब्दकोश कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे चित्र को देख रहे हैं, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश द्विभाषी शब्दकोश कहलाता है। द्विभाषी शब्दकोशों से अभिप्राय ऐसे संग्रहों से है जिनमें स्रोत भाषा के शब्दों के सम्यक वर्ण, विन्यास, अर्थ, प्रयोग, पर्याय आदि लक्ष्य भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश, हिंदी उर्दू शब्दकोश, अंग्रेजी उर्दू शब्दकोश आदि द्विभाषी शब्दकोश की श्रेणी में आते हैं। पारिभाषिक शब्दावली विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को पारिभाषिक शब्द कहा जाता है। किसी भी भाषा के पारिभाषिक शब्दों का सीधा संबंध उस भाषा के सांस्कृतिक एवं वैचारिक विकास से होता है। सामाजिक विकास की इस परंपरा के साथ भाषा जटिल हो जाती है, साथ ही उसमें नवीन संकल्पनाओं का भी जन्म होने लगता है, जिसके पश्चात इन संकल्पनाओं की पारिभाषिक शब्दावली निर्मित हो जाती है। इस प्रकार पारिभाषिक शब्द वे हैं जिन्हें क्षेत्र विशेष में निश्चित परिभाषा में सीमित कर दिया जाता है और वे उस क्षेत्र में ठीक उसी अर्थ में प्रयुक्त होने लगते हैं। शब्दकोश के प्रकार में अगला प्रकार आता है बहुभाषी शब्दकोश। कई बार कोशों में दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी कोश में एक स्रोत भाषा के शब्दों के अर्थ अन्य व्याख्याओं को एक से अधिक भाषाओं में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे बहुभाषी शब्दकोश कहा जाता है। उदाहरण के लिए तमिल अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, हिंदी अंग्रेजी मलयालम शब्दकोश आदि बहुभाषी शब्दकोश के अंतर्गत आते हैं। शब्दकोश की रचना, शब्दों का संग्रह करना किसी भी भाषा के शब्दकोश का प्रमुख आधार होता है, क्योंकि शब्दकोश में जितने अधिक शब्द होते हैं भाषा उतनी ही अधिक समृद्ध मानी जाती है। शब्दकोश में उपलब्ध शब्दों के आधार पर भाषा की समृद्धता, उसकी प्रचुरता को आंका जाता है। यह अत्यंत जटिल एवं लंबी प्रक्रिया होती है जहां पर शब्दों का संग्रह किया जाता है, क्योंकि शब्दों का चयन करते समय एक बड़ी समस्या यह होती है कि किन शब्दों का चयन किया जाए और किन शब्दों का चयन नहीं किया जाए। शब्दकोश में शब्दों का संकलन मुख्यतः दो स्रोतों से किया जाता है, जो इस प्रकार से होते हैं। शब्दकोश की संरचना में लिखित साहित्य से भी शब्दों का संकलन किया जाता है। लिखित साहित्य से शब्दों से संचयन का अर्थ होता है विभिन्न बोलियों एवं भाषाओं में लिखे गए साहित्य से लिए गए शब्दों से है, जिन्हें संग्रहित करके शब्दकोश से संकलित किया जाता है, जैसे संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य, तमिल साहित्य और बंगला साहित्य आदि। इसके साथ साथ हमारा दूसरा आता है लोक व्यवहार से भी हमने शब्दों का संचयन किया है। लोक व्यवहार से अर्थात लोगों की बातचीत के द्वारा शब्दों का संचयन किया जाता है।
लोक व्यवहार से अभिप्राय लोगों द्वारा परस्पर बातें करते समय प्रयोग किए जाने विशिष्ट शब्दों से है जो उनकी भाषा के महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं तथा जो विभिन्न लोक भाषाओं या बोलियों तथा विभिन्न संस्कृतियों से संपर्क स्थापित होने के कारण निर्मित होते हैं तथा प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हिंग्लिश, इन्फोटेनमेंट। इस प्रकार के उपरोक्त प्रक्रिया द्वारा शब्दकोश में नए नए शब्दों का संकलन किया जाता है। शब्दकोश की प्रयोग की पद्धति क्या होती है? शब्दकोश यदि आपके पास है तो उसका प्रयोग आप किस प्रकार से कर सकते हैं? शब्दकोश में शब्दों का संकलन इस प्रकार से किया जाता है कि पाठक उसका प्रयोग सहजता पूर्वक कर सके। शब्दकोश प्रयोग के समय निम्नलिखित नियम अंकित होते हैं। अक्षर क्रम शब्दकोश में शब्दों का संचयन भाषा के वर्णों के अनुक्रम में किया जाता है, इसलिए पाठक को उक्त भाषा की वर्णमाला का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। उदाहरण स्वरूप हिंदी भाषा की वर्णमाला में स्वरों को व्यंजनों से पहले रखा जाता है, इसलिए शब्दकोश में भी उनका स्थान व्यंजनों से पूर्व में ही होता है। और आप सभी जानते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वर कौन से होते हैं और व्यंजन कौन से होते हैं। शब्दकोश की प्रयोग पद्धति यथा स्वर होते हैं अ, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अह। व्यंजन होते हैं क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ज्ञ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। हिंदी में 9 विकसित ध्वनियों ड़ और ढ तथा आगत ध्वनियों ख, ज, फ को क्रमशः ड और ढ के तथा ख, ज, फ के साथ रखा जाता है। यह इसका प्रयोग है। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र को शब्दकोश में क्रमशः क, क्योंकि क से ही बनता है क्ष, त, ज तथा श के साथ रखा जाता है। ण, ज्ञ व ण से कोई शब्द आरंभ न होने के कारण इनका शब्दकोश में अलग से कोई अध्याय नहीं होता। इसके अतिरिक्त अनुस्वार अंग तथा अनुनासिक अम ध्वनियों को शब्दकोश में वर्णों से पहले रखा जाता है। शब्दकोश में शब्दों का वर्णानुक्रम में संकलित करने के साथ साथ शब्दों की संरचना में स्वाभाविक रूप से विद्यमान मात्राओं के क्रम का भी अनुपालन किया जाता है। मात्राओं का यह अनुक्रम प्रथम वर्ण के संदर्भ से ही नहीं बल्कि दूसरे, तीसरे, चौथे आदि वर्णों के साथ भी बनाए रखा जाता है। व्याकरणिक कोटि संबंधी संकेत शब्दकोश में प्रत्येक शब्द की व्याकरणिक कोटि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि से संबंधित संकेत भी दिए जाते हैं, जैसे पुल्लिंग के लिए पु, पुल्लिंग के लिए यो, योजक चिन्ह के लिए स्त्री, स्त्रीलिंग, सहायक क्रिया, सकर्मक क्रिया, उभय, उभयलिंग, अकर्मक क्रिया, सर्वनाम के लिए सर्व लिखा जाता है और क्रिया विशेषण के लिए क्री भी लिखा जाता है। विशेषण के लिए भी लिखते हैं और विस्मयादि बोधक के लिए विस्म लिखते हैं। भाषिक स्रोत संबंधी संकेत इस संकेतों द्वारा शब्दकोश में संकलित किए गए शब्दों के विषय में बताया जाता है कि यह कहाँ से ग्रहण किए गए हैं। यथा भाषिक स्रोत संबंधी संकेत संस्कृत और अरबी से। फा के लिए होता है, फ होता है फारसी के लिए और अंग्रेजी के लिए अंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। तुर्की के लिए तू, पुर्तगाली के लिए पू, फ्रांसीसी के लिए फ्रांस और रूसी के लिए रू शब्द का प्रयोग किया जाता है। बोलचाल के लिए बो शब्द का प्रयोग किया जाता है। गणित संबंधी संकेत शब्दकोश में इस प्रकार से होते हैं। ग शब्द होता है गणित के लिए और ची होता है चिकित्सा शास्त्र के लिए। साहित्य के लिए का, कानून के लिए, जो ज्योतिष के लिए, जा ज्यामिति के लिए और व्याकरण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। शब्दकोश का महत्व। वर्तमान समय में शब्दकोश का अत्यंत महत्व है। इसके माध्यम से ही हम अनेक शब्दों के अर्थ सरलता से जान जाते हैं, साथ ही हमें किसी भी शब्द के विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इसका सबसे अधिक महत्व यह है कि सभी शब्द हमें एक ही कोश में, एक ही पुस्तक में प्राप्त हो जाते हैं। हमें जगह जगह भटकना नहीं पड़ता है और भाषा का ज्ञान शब्दकोश के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं।
शब्दों का ज्ञान हम शब्दकोश के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। शब्दकोश हमारे ज्ञान के लिए अत्यंत आवश्यक है। शब्दकोश द्वारा नवीन शब्दों का भंडार हमारे मानस में एकत्रित होता है। संदर्भ ग्रंथ, जिस प्रकार शब्दकोश में शब्दों के अर्थ दिए जाते हैं, उसी प्रकार संदर्भ में मानव द्वारा संचित ज्ञान को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। संदर्भ ग्रंथ कई प्रकार के होते हैं। संदर्भ ग्रंथ का सबसे विशाल रूप विश्व ज्ञान कोश होता है। इसमें मानव द्वारा संचित हर प्रकार की जानकारियां और सूचनाओं का संक्षिप्त संकलन होता है। संदर्भ ग्रंथ अन्य महत्वपूर्ण प्रकार के साहित्य कोश और चरित्र कोश, साहित्य कोश में साहित्यिक शब्द विषयों से संबंधित जानकारियां संकलित होती हैं। साहित्य की सभी जानकारियों को हम साहित्य कोश में जान सकते हैं। चरित्र कोश में हम देखते हैं साहित्य, संस्कृति, विषय आदि क्षेत्रों के महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी संकलित होती है। संदर्भ ग्रंथ गागर में सागर का काम करते हैं। जब भी किसी विषय पर तुरंत जानकारी की आवश्यकता होती है तो हम संदर्भ ग्रंथों को टटोलते हैं। उस समय संदर्भ ग्रंथ हमारे बहुत काम आते हैं। संदर्भ ग्रंथों की जानकारियों का सिलसिलेवार संकलन शब्दकोश के नियमों के अनुसार ही होता है। अब हम बात करते हैं शब्दकोश के अभ्यास के प्रश्नों के बारे में। जैसे कि आपने अभी देखा, शब्दकोश के बारे में आपने जानकारी ली। शब्दकोश क्या होता है, इसका क्या महत्व है, इसके कितने प्रकार होते हैं, और शब्दकोश को आप समझ गए हैं कि शब्दकोश का अर्थ होता है डिक्शनरी। हिंदी का शब्दकोश लेकर आप अपने हिंदी के ज्ञान को बहुत अधिक प्रचुर कर सकते हैं। हिंदी के ज्ञान में जितने अधिक शब्द हमारे पास में होंगे, हमारी लेखनी, हमारे शब्दों का संकलन उतना ही अधिक परिमार्जित होता जाएगा और हमारी लेखनी को समृद्ध करेगा। तो हमारे अभ्यास के प्रश्न बनते हैं, शब्दकोश का अर्थ बताते हुए उसके प्रकारों पर प्रकाश डालिए। तो हम इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। शब्दकोश शब्दों का एक ऐसा संग्रह होता है जिसमें शब्दों की वर्तनी, उनकी व्युत्पत्ति, व्याकरण, निर्देश, अर्थ, परिभाषा, प्रयोग और पदार्थ आदि का उल्लेख किया जाता है। इसके लिए अंग्रेजी में डिक्शनरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। शब्दकोश को परिभाषित करते हुए भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि शब्दकोश ऐसे संदर्भ ग्रंथ को कहते हैं जिसमें भाषा विशेष के शब्दादि का संग्रह हो या संग्रह के साथ उनके किसी उसी या विशिष्ट अथवा विभिन्न विषयों की प्रविष्टियों की व्याख्या, नामों, स्थान, व्यक्ति आदि का परिचय या कथनों आदि का संकलन क्रमबद्ध रूप में हो। इस प्रकार शब्दकोश वह ग्रंथ है जिसमें शब्दों के व्याकरणिक निर्देश देने के साथ साथ उनके अर्थों को भी स्पष्ट किया जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है अभ्यास का, शब्दकोश को भिन्नताओं के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। शब्दकोशों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। जैसा कि आपने अभी पाठ में पढ़ा था, एक भाषी शब्दकोश, द्विभाषी शब्दकोश, पारिभाषिक शब्दकोश और बहुभाषी शब्दकोश। अभ्यास का हमारा तीसरा प्रश्न आपके सम्मुख है, किसी शब्दकोश का प्रमुख आधार क्या होता है। अर्थात इस प्रश्न का तात्पर्य यह है कि शब्दकोश को बनाने का आधार क्या लेते हैं जिससे हम शब्दकोश को निर्मित करते हैं। तो इसका उत्तर आप देखेंगे, आपके स्क्रीन पर आ रहा है और उसको आप समझ सकते हैं। मैं आपको समझाती हूँ। शब्दों का संग्रह करना किसी भाषा के शब्दकोश का प्रमुख आधार होता है। हम शब्दों का जितना अधिक संग्रह करेंगे उतना ही अच्छा हमारा शब्दकोश बनेगा। यह अत्यंत जटिल एवं लंबी प्रक्रिया है क्योंकि शब्दों का चयन करते समय एक बड़ी समस्या यह होती है कि किन शब्दों का चयन किया जाए और किन शब्दों का चयन नहीं किया जाए। यह हमारे लिए बहुत अधिक समस्यापूर्ण होता है। शब्दकोश में शब्दों का संकलन किन दो स्रोतों के आधार पर किया जाता है, इसको आपको लिखना है अपनी कॉपी में। शब्दकोश के मुख्यतः लिखित साहित्य व लोक व्यवहार स्रोतों के आधार पर शब्दकोशों का संकलन किया जाता है, जिनका विवरण इस प्रकार से है। हम लिखित साहित्य से शब्दकोशों के शब्दों का संकलन करते हैं। लिखित साहित्य से शब्दों के संचयन का अर्थ विभिन्न बोलियों एवं भाषाओं में लिखे गए साहित्य से लिए गए शब्दों से होता है, जिन्हें संग्रहित करके शब्दकोश से संकलित किया जाता है, शब्दकोश में एकत्रित किया जाता है। जैसे संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य, तमिल साहित्य, बांग्ला साहित्य आदि। दूसरा बिंदु आता है लोक व्यवहार से। लोक व्यवहार से अभिप्राय लोगों द्वारा परस्पर बातें करते समय प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट शब्दों से भी
हम शब्दों का संचयन करते हैं जो उनकी भाषा के महत्वपूर्ण अंग बन गए हों तथा जो विभिन्न लोक भाषाओं या बोलियों अथवा विभिन्न संस्कृतियों से संपर्क स्थापित होने के कारण निर्मित होते हैं तथा प्रयोग किए जाते हैं, जैसे इंग्लिश, इंफोटेनमेंट आदि शब्द इसमें प्रयोग में लाए जाते हैं। इंग्लिश का तो प्रयोग आपने देखा ही होगा कि हम आजकल मोबाइल में बहुत अधिक करते हैं। तो हमारा 5वां प्रश्न है अभ्यास के प्रश्न में, शब्दकोश की प्रयोग पद्धति में अक्षर क्रम और संयुक्त व्यंजन पर प्रकाश डालिए। शब्दकोश में शब्दों का संकलन इस प्रकार किया जाता है कि पाठक उसका प्रयोग सहजता पूर्वक कर सकें। शब्दकोश प्रयोग के सामान्य नियम इस प्रकार से हैं। अक्षर क्रम, शब्दकोश में शब्दों का संचयन भाषा के वर्णों के अनुक्रम में किया जाता है, इसलिए पाठक को जो भी शब्दकोश देख रहे हैं उक्त भाषा की वर्णमाला का ज्ञान अच्छी तरह से होना आवश्यक है। उदाहरण स्वरूप हिंदी भाषा की वर्णमाला में स्वरों को व्यंजन से पहले रखा जाता है, इसलिए शब्दकोश में भी उनका स्थान व्यंजनों से पूर्ण होता है। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र आदि का स्थान भी अलग होता है। अब हमारा 6वां प्रश्न है, शब्दकोश की प्रयोग पद्धति में संयुक्त वर्ण को स्पष्ट कीजिए। संयुक्त वर्ण अर्थात दो वर्णों के मेल से बनने वाले जो वर्ण होते हैं उनको हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो हमें बताना यह है इस प्रश्न में कि शब्दकोश में संयुक्त वर्णों को हम कैसे प्रयोग में लाते हैं, संयुक्त वर्णों के शब्दों को हम कैसे प्रयोग में लाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने संयुक्त वर्ण देखे हैं, संयुक्त वर्ण आपके सम्मुख दिखाई दे रहे हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये आपको मालूम है, क्ष क्षत्रिय का, त्र त्रिशूल का, ज्ञ ज्ञानी का और श्र श्री के लिए लिखा जाता है। तो इसका शब्दकोश में किस प्रकार से हम उपयोग करते हैं, तो ये जो वर्ण हैं जिन वर्णों के प्रयोग से बने हैं, जैसे क्ष के लिए सबसे पहला वर्ण प्रयोग में लाया जाता है वो होता है क, त्र के लिए आता है त, ज्ञ के लिए आता है ज तथा श्र के लिए श शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी में नव विकसित ध्वनियों ड और ढ तथा आगत ध्वनियों ख, ज, फ को क्रमशः ड, ढ तथा ख, ज, फ के साथ रखा जाता है। तो शब्दकोश का महत्व पर आपको प्रकाश डालना है, शब्दकोश के महत्व को बताना है। हमारे पास परीक्षा में प्रश्न अलग अलग प्रकार से आ सकता है। शब्दकोश का महत्व लिखिए, शब्दकोश का क्या महत्व है, शब्दकोश का आपके पढ़ाई आपके अध्ययन में क्या उपयोग किया जाता है, इसका क्या महत्व है। इस प्रकार के विभिन्न प्रश्न हमें परीक्षा में मिल सकते हैं। तो उनका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। वर्तमान समय में शब्दकोश का अत्यंत महत्व है, ये हमारी सबसे पहली प्रमुख लाइन होना चाहिए कि वर्तमान समय में शब्दकोश का अत्यंत महत्व है। इसका सबसे अधिक महत्व यह है कि सभी शब्द हमें एक ही स्थान पर, एक ही कोश में, एक ही पुस्तक में मिल जाते हैं और हमें जगह जगह भटकना नहीं पड़ता, अन्य पुस्तकों का सहारा नहीं लेना पड़ता। इसके माध्यम से हमें अनेक शब्दों के अर्थ सरलता से ज्ञात हो जाते हैं। साथ ही यह हमें किसी भी शब्द के विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। अभ्यास के अन्य प्रश्नों में आते हैं हमारे पास में, निम्न शब्दों में से हिंदी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द पहले आएगा। अंकुश, अंकित, अंगद, अंजीर, ये आपके सम्मुख सभी अंक के शब्द दिए गए हैं। तो अंकुश है जिसमें अंक के बाद में क आ रहा है, अंकित है जिसमें अंक के बाद में क आ रहा है, अंगद में ग आ रहा है और अंजीर में ज आ रहा है। तो आपको देखना ये है कि वर्णमाला में सबसे पहले कौन सा आता है। जैसे अंकुश में ऊ की मात्रा है ना, क में ऊ की मात्रा लगी है और अंकित में छोटी ई की मात्रा लगी है। तो वर्णमाला में यदि हम देखते हैं तो ग तो क के बाद में आता है और ज भी क के बाद में आता है, तो इनको तो हम छोड़ देंगे दोनों शब्दों को। अब बात हमारी आती है अंकुश और अंकित के बारे में। तो अंकुश में क पर ऊ की मात्रा है और अंकित में छोटी ई की मात्रा है। वर्णमाला में यदि हम स्वरों को देखते हैं तो ऊ की मात्रा से पहले या ऊ से पहले छोटी ई आती है, ये छोटी मात्रा ई की आती है। इसलिए सबसे पहले शब्दकोश में इन शब्दों में से आने वाला शब्द होगा अंकित।
तो मैंने आपको बताया कि अंकित शब्द क्यों होगा, आप इसको समझ सकेंगे और इस प्रकार के अन्य प्रश्नों को भी कर सकेंगे। शब्दकोश के अनुसार निम्न शब्दों का सही क्रम क्या होगा? ककड़ी, कक्ष, कंकाल और शय। अब इसको देखिए, सबसे पहले हमारा आएगा कंकाल, क्योंकि क में आ की मात्रा है। इसके बाद हमारी आएगी ककड़ी, इसके बाद आएगा कक्ष और फिर अंत में आएगा क्षय, क्योंकि क्ष शब्द जो है वह क से बना है। अभ्यास के अन्य प्रश्न हैं, शब्दकोश के अनुसार निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द अंत में आएगा? यहाँ पर है शबरी, श्रेष्ठ, षटकोश और सपाट। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि सपाट शब्द सबसे अंत में आएगा। अन्य प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोशी क्रम में व्यवस्थित करके लिखिए। परीक्षण, परिक्रमण, परिक्रम, परिश्रम, विश्वामित्र, हिमाश्रया, हृदयंगम, ग्वालिन, घंटा, योगांत, घटक, घट, इच्छित, इक्षु, अंतः, अकंपित, आवृष्टि, उदाहन, उद्योग, जिज्ञासु। तो ये प्रश्न आपको स्वयं करना है, जिसमें आपको इन शब्दों को शब्दकोशी क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हम यहाँ पर अपने पाठ को आज समाप्त करते हैं और ये था हमारा शब्दकोश का पाठ। शब्दकोश किसे कहते हैं, शब्दकोश कितने प्रकार का होता है, शब्दकोश को कैसे बनाया जाता है, तो आपको इन पूरे पाठ को अध्ययन करना है। तो मैं आपसे इसी के साथ में आपको बताती हूँ कि शब्दकोश हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक में दिया गया है, इसको आप अध्ययन कीजिए और हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये पाठ, और साथ ही साथ यह पाठ हमारे लिए, हमारे ज्ञान के लिए भी आवश्यक है। यदि हमें शब्दकोश का ज्ञान पूर्ण होगा तो हम इस प्रश्न को बहुत आसानी से कर पाएंगे, जो हमारे लिए विभिन्न प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है। विभिन्न प्रकार के शब्दों में आपसे कहा गया है कि शब्दकोशी क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो हमारे पास में यदि शब्दकोश का पूरा क्रम हमने सीखा है और यदि हम उसको सीख सकेंगे तो हम इससे अच्छी तरह से कर सकते हैं। परीक्षा में इसके ऊपर पूरा एक प्रश्न खंड में दिया गया है, जिसमें हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आएंगे और लघुत्तरीय प्रश्न भी आएंगे और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी आएंगे। तो बच्चों, मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि शब्दकोश के पाठ को आप पुस्तक में से बहुत ध्यान से पढ़िए, और यदि उस पाठ में से आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो अपने शाला के विषय शिक्षक से आप इसका अपना जो व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, आप जो समझ नहीं पा रहे हैं, उसको आप अपने शाला के शिक्षक से पूछ भी सकते हैं और उससे आपको पूरा ज्ञान मिल सकता है। विभिन्न प्रकार के शब्दकोशों का आप अध्ययन कीजिए। आपने अंग्रेजी की डिक्शनरी कई बार देखी होगी, मगर अब की बार मेरा आपसे आग्रह है कि आप हिंदी का शब्दकोश खरीदिए और उसको सीखने का प्रयास कीजिए। तो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं आज के शब्दकोश पाठ को और आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी तरह पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, घर पर रहिए। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।